नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट हो जाता है 18 आर्मी जीडी का। ठीक है, आर्मी जीडी का जो प्रैक्टिस सेट हो जाता है 18 में हो जाता है। इससे पहले 17 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, डिस्कशन में लिंक दे रखा है, आराम से जाके वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए हो जाती है। अगर आपको राम सिंह यादव की 50 प्रैक्टिस सेट वाली बुक अगर लेना है तो ओनली 25 रुपये में आपको यहाँ पर दी जा रही है। पूरी की पूरी PDF मिलेगी आपको। ठीक है, और बहुत ही अच्छे प्रकार से आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। अगर आप वही बुक को बुक स्टोर से खरीदोगे तो आपको 115 से 120 रुपये करने पड़ेंगे, मगर यहाँ पर आपके लिए ओनली 25 रुपये में वह दी जा रही है। और अगर आपको राम सिंह यादव की बुक चाहिए, ओनली बुक चाहिए, ठीक है, तो ओनली 25 रुपये में आपको दी जा रही है बुक। अगर बुक स्टोर से खरीदोगे तो 120 रुपये उसे पे करना पड़ेगा। तो दोनों बुकों के लिए अगर बात करें तो 250 प्लस रुपये आपके लिए बुक स्टोर से खरीदोगे तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ओनली 50 रुपये में, ओनली 50 रुपये में 25 रुपये में एक बुक दी जा रही है। दोनों की दोनों 50 रुपये में आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो 200 रुपये को आपको फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, एक महीने का आपका रिचार्ज बच जाएगा। तो फ्रेंड्स, आराम से उसे परचेस कीजिएगा और आराम से देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आराम से वहाँ से परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 18 की। बिल्कुल जिस प्रकार से आर्मी जीडी का क्वेश्चन सेट होता है, ठीक, उसी प्रकार से ये सारा के सारा होता है। तो 1 घंटे का आपका समय होता है। 100 मार्क्स के थोड़े क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, समान गिन के जो होते हैं आपके पास 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पहले हम समान ज्ञान को देखेंगे। ठीक है, और आपको क्या है 40 प्लस क्वेश्चन अटेंड करना है और बताना है अपना स्कोर डिस्क्रिप्शन में लिख कर। ठीक है, कि मेरा स्कोर आज इतना रहने वाला है। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर का 1 को देखेंगे हम, तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय डैश सन में स्थापित हुआ था। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय डैश सन में स्थापित हुआ था। तो वो कहे कब स्थापित हुआ था, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कब हुआ था, 1995 में। कब हुआ था, 1995 में स्थापित हुआ था। यही बात करते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है कहाँ, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। कहाँ पर है, जेनेवा में है। कहाँ पर है, जेनेवा में हो जाता है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। और जेनेवा कहाँ पड़ता है, जेनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी यहाँ पर हो जाती है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा। जेनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापित कब किया गया था, तो 1995 में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी है सारी की सारी आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मिलती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या राज्यसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। जो राज्यसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव करता है वह कौन करता है। देखो, अगर मैं राज्यसभा की बात करूं, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, वो होता है आपका उपराष्ट्रपति। ठीक है, जो इस समय वेंकैया नायडू हो जाते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के कौन होते हैं, सदस्य होते हैं। ठीक है, और इनकी जो मतलब कार्य अवधि होती है वो कितने वर्ष की होती है, 6 वर्ष की अवधि होती है। ठीक है, और यहाँ पर राज्यसभा के उपाध्यक्ष की बात कर रहा है, तो इसे कौन चुनेगा, राज्यसभा ही चुनेगी। कौन चुनेगी, राज्यसभा ही चुनेगी। अगर वह राज्यसभा के अध्यक्ष की बात करता तो उसे कौन चुनता, राष्ट्रपति चुनता। मगर यहाँ पर उपाध्यक्ष की बात हो रही है तो कौन चुनेगी, भाई राज्यसभा ही चुनेगी। ठीक है, उपाध्यक्ष को राज्यसभा ही चुनेगी। राज्यसभा जो होती है वो भंग नहीं होती है, क्योंकि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल से सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे भंग भी नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कह रहा है अकबर ने कौन से धर्म को चलाया था। तो अकबर ने किस धर्म को चलाया था आपको बताना है। दीन ए इलाही, या फिर बुद्धिज्म, मुस्लिम, या फिर सूफी। तो यहाँ पर कौन सा राइट रहने वाला है, दीन ए इलाही धर्म चलाया था, है ना। दीन ए इलाही धर्म चलाया था। इसे सबसे पहले किसने अपनाया था, तो बीरबल ने अपनाया था। ठीक है, सबसे पहले दीन ए इलाही धर्म को किसने अपनाया था, तो बीरबल ने अपनाया था। ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। क्योंकि प्रथम पूछ लेता है कि दीन ए इलाही धर्म सबसे पहले किसने अपनाया, तो अकबर ने अपनाया था। बीरबल ने अपनाया था, है ना। तो अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था, दीन ए इलाही धर्म चलाया था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये भी आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे पूछे हुए। ठीक है, तो सार्क का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, काबुल में, ढाका में, इस्लामाबाद में, या फिर काठमांडू में। बिल्कुल, तो यहाँ पर बताइए कौन सा राइट है। काबुल कहाँ की हो जाती है, अफगानिस्तान पड़ता है। ढाका बांग्लादेश में, इस्लामाबाद पाकिस्तान में, काठमांडू नेपाल में। तो यहाँ पर कौन सा राइट रहने वाला है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाता है काठमांडू नेपाल। ठीक है, काठमांडू नेपाल। इसमें भारत भी शामिल होता है। ठीक है, और बात करूँ जो हमारा सार्क है, सार्क में कितने देश हैं, इस संगठन में कितने देश हैं, तो आपको याद होना चाहिए कितने देश हैं, 8 देश हैं। ठीक है, इस संगठन में सार्क जो समूह है देशों का, उसमें कितने देश हैं, उसमें 8 समूह हैं। ठीक है, 8 देशों का समूह है सार्क। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू। काठमांडू कहाँ पड़ता है, नेपाल में। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यह पे कह रहा है भारतीय मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है। जो भारतीय मुद्रा है, रुपया है, उसकी छपाई कौन करता है, ये आपको बताना है। अगर बात करें इसकी छपाई कौन करता है, पहली बात कौन करता है, आरबीआई करती है, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, आरबीआई। तो आरबीआई क्या करती है, ये भारतीय मुद्रा की छपाई करती है। पहली बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बन सकता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो याद होना चाहिए आपको 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की, ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, ये 1935 में हुई थी। इस समय कौन है, शक्तिदास के हो जाते हैं, ठीक है। और बात करते हैं आरबीआई, ठीक है, आरबीआई की बात पर बात हो रही है। तो देखो यहाँ पर मुद्रास्फीति, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि नोटों की छपाई कौन करता है ना। नोटों पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो किसके होते हैं, वो तो होते हैं भी गवर्नर के, है ना, वो किसके होते हैं, गवर्नर के होते हैं, ठीक है। और यही बात करें जो नोटों पर हस्ताक्षर होते हैं किस, गवर्नर के होते हैं। और यही बताता है कि सिक्कों को जारी कौन करता है, सिक्कों को, ठीक है, सिक्कों पर हस्ताक्षर किसके होते हैं, जो सिक्कों पर हस्ताक्षर होते हैं वो किसके होते हैं, वो वित्त मंत्री के होते हैं। दोनों की दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हें याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है सती प्रथा का अंत करने के लिए किसका अतुल्य योगदान है, ठीक है, किसका अतुल्य योगदान रहा है। तो ये आपको बताना है, सती प्रथा का जो अंत किया था वो किसने अतुल्य योगदान दिया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, दयानंद सरस्वती, या फिर स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, सती प्रथा का अंत करने के लिए किसका अतुलनीय योगदान रहा। तो किसका रहा, राजा राम मोहन राय का किया था, ठीक है, किसका, राजा राम मोहन राय। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपका हो जाता है राजा राम मोहन राय से, इसका हम लेक्चर ले लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, ये आपको बताना है, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिएगा, तो बात करें हुमायूं किसका पुत्र था, हुमायूं किसका पुत्र था। सबसे पहले मुगल बादशाह आए थे, कौन आए थे, बाबर, है ना। बाबर का पुत्र कौन था, हुमायूं, ध्यान रखना है, हुमायूं किसका पुत्र था, बाबर का पुत्र था। और जो बाबर का जो जन्म हुआ था, बाबर के जन्म की बात करें, है ना, हम हुमायूं के जन्म की बात करते हैं, हुमायूं की बात करते हैं। हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था, काबुल में हुआ था। कहाँ हुआ था हुमायूं का जन्म, हुमायूं का जन्म जो हुआ था काबुल में हुआ था, जो पड़ता है कहाँ पर, अफगानिस्तान में। ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में पड़ता है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, मृत्यु हुई थी दिल्ली में। तो इनका मकबरा भी कहाँ बनवा दिया गया, दिल्ली में ही बनवा दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली। हर चीज़ को समझते हुए पढ़ेगा, ठीक है, तो बिल्कुल आपके समझ में आएगा। हुमायूं के पिता का नाम क्या था, बाबर, और हुमायूं किसका बेटा था, बाबर का बेटा था, ठीक है। हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था, काबुल में हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी, इसलिए इनका मकबरा कहाँ बनवाया गया, दिल्ली में बनवाया गया। तो नई दिल्ली यहाँ पर आंसर बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है। और बात करूँ ये किस सन में पैदा हुए थे, तो 1508 में पैदा हुए थे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, 1508 के करीब में ये पैदा हुए थे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इनका जो समय कार्यकाल था बहुत कम था, ठीक है। आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है खानवा का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। खानवा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर दीजिएगा सभी लोग, खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो बात करें जो खानवा का युद्ध हुआ था, थोड़ी दिक्कत होगी, खानवा का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, वो कब हुआ था, ये आपको याद होना चाहिए। कब हुआ था, ये हुआ था 1527 में। कब हुआ था, 1527 में युद्ध हुआ था, किसके, राणा सांगा के बीच हुआ था, है ना। और जो हमारे पहले मुगल बादशाह हो जाते हैं कौन, बाबर। तो बाबर के बीच, है ना, याद रखना, इस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबर और किसके बीच, सांगा के बीच हुआ था, ठीक है। ये भी आपको याद होना है, बाबर और राणा सांगा के बीच ये युद्ध हुआ था, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि खानवा का युद्ध, ये खानवा पड़ता कहाँ पे, ये भी आपको याद होना चाहिए। जो आगरा से 35 किलोमीटर साइड में पड़ता है खानवा, एक गांव है, ठीक है। वहाँ पर ये युद्ध हुआ था बाबर और सांगा के बीच, ठीक है, जो आगरा से 35 किलोमीटर साइड में पड़ता है, 35 से 40 किलोमीटर है वो, ठीक है। तो खानवा का युद्ध कहाँ पड़ता, खानवा का युद्ध कहाँ हुआ था, खानवा के गांव में हुआ था, ठीक है, 1527 में बाबर और सांगा के बीच। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं, हर चीज़ को समझ के पढ़ेंगे तो बिल्कुल हमें याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डैश है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, ये आपको बताना है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। देखो सबसे छोटे उपग्रह की यहाँ पर बात हुई है, छोटा उपग्रह, है ना, बिल्कुल। देखो छोटा होगा तो मतलब बहुत ही कम चमकता होगा, है ना, मतलब डिम चमकता होगा तो डिमोस हो जाएगा, है ना। डिम चमकता होगा मतलब डिमोस, तो इसका मतलब डिमो हो गया ना,
बिल्कुल, छोटा है तो डिम चमकता होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा चमकता होगा, तो डिमोस ट्रिप बन जाएगी, है ना। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह उपग्रह कौन सा हो जाएगा, डिमोस हो जाएगा। अगर बड़े की बात कर रहा है तो कौन सा हो जाएगा, गैनीमेड, है ना। देखो यहाँ पर गैनीमेड मतलब गनों का है ना, बहुत भारी है, तो गैनीमेड हो जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से ये बड़ा हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा बड़ा, और जो डिमोस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, छोटा। ठीक है, दोनों के दोनों याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जब छोटा कर रहा है तो बड़ा ही पूछ सकता है, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, गैनीमेड हो जाएगा, छोटा हो जाएगा डिमोस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कह रहे हैं यहाँ पर इंडिका किसकी रचना है, तो इंडिका किसकी हो जाएगी, ये आपकी हो जाती है चाणक्य की, कालिदास की, विष्णु शर्मा की, या फिर मैगस्थनीज की। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कौन सा राइट होगा। इंडिका किसकी रचना है, तो ये किसकी हो जाएगी, मैगस्थनीज की रचना हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी, बिल्कुल इजीली राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीएसटी से हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनेगा भी, है ना, आपके शिफ्ट में देखने को मिल सकता है कि जीएसटी का पूरा नाम क्या है, बताना है। तो जीएसटी को क्या कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना, बिल्कुल। कौन सा हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अरे गॉप्ट सर्विस टैक्स नहीं यार, गॉप्ट स्टैस टैक्स ये भी नहीं होगा, है ना, स्लैश टैक्स ये कुछ नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। जीएसटी कब लागू हुई थी, तो जस्ट जुलाई मतलब 1 जुलाई, है ना, 1 जुलाई, 1 जुलाई कब हुई थी, 1917 में, है ना, 1 जुलाई 1917 में। और इससे एक साल पहले कब, 8 नवंबर, है ना, 8 नवंबर 1916 में, 8 सॉरी अरे 2000 होगा यार, है ना, 2017, 2017 और 2000 क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा 16, है ना, 2016 में। देखो जीएसटी लागू कब हुई थी, 1 जुलाई 2017 में हुई थी, और जो नोटबंदी हुई थी वो कब हुई थी, ये 8 नवंबर 2016 में। ठीक है, दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये याद रखना, किसी न किसी शिफ्ट में बनेंगे देखने के लिए। ठीक है, 1 जुलाई 2017 में क्या हुई थी, जीएसटी लागू हुई थी, और 8 नवंबर 2016 में क्या हुआ था, नोटबंदी हमारी हुई थी। ठीक है, करेंसी चेंज हुई थी 500 वाली, 1000 वाली, वो यहाँ पर हो जाती है 8 नवंबर 2016 में। अब यहाँ पे जीएसटी से और भी फैक्ट बन जाते हैं। ठीक है, जीएसटी से और भी आपके फैक्ट बन जाते हैं। कौन सा संविधान संशोधन था, है ना, कौन सा संविधान संशोधन था, तो कौन सा था, ये आपका 101वां संविधान संशोधन था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, 101वां संविधान संशोधन था। यही विधेयक पूछ लेता है, मतलब बिल कौन सा था, है ना, विधेयक, जो विधेयक था वो कौन सा था, तो विधेयक की बात करेंगे, विधेयक कौन सा था, 122वां विधेयक था। कौन सा, 122वां विधेयक था, और ये पारित हुआ था कब, 16 में जाके। ठीक है, तो ये क्या बना था, कानून बन जाता है। कोई भी विधेयक पास किया जाता है उसके बाद ही तो कानून बनता है। तो विधेयक कौन सा था, 122वां विधेयक पेश किया गया था, और जो संविधान संशोधन हुआ था मतलब कानून बना था वो कौन सा, 101वां कानून बना था। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सा हो जाता है यहाँ पर, 101वां संविधान संशोधन और 22वां विधेयक। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा कि हवाना किस देश की राजधानी है। ठीक है, तो हवाना किस देश की राजधानी, फटाफट आंसर दीजिएगा। देखो अगर मैं बात करता हूँ घाना, घाना की राजधानी क्या हो जाती है, अक्कारा। क्या हो जाती है, ये आपकी हो जाती है अक्कारा। ठीक है ना, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है अक्कारा। मुद्रा की बात करते हैं, मुद्रा कौन सी हो जाएगी, सेडी। मुद्रा इसकी कौन हो जाती है, सेडी हो जाती है। अगर फिनलैंड की बात करता हूँ, फिनलैंड की जो राजधानी होती है वो कौन सी होती है, हेलेंस की। क्या होती है, ये आपके हेलेंस की होती है। ठीक है, और यही बात करें मुद्रा की, तो ये कौन सी होती है, मुद्रा होती है यूरो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो घाना की राजधानी हो गई अक्कारा, मुद्रा हो गई सेडी, फिनलैंड की राजधानी हो गई हेलेंस की, और जो हमारी करेंसी हो जाती है वो कौन सी हो जाएगी, यूरो। अब बात बची क्यूबा की। क्यूबा की राजधानी कौन सा हो जाएगी, हवाना। क्यूबा की जो राजधानी कौन सी हो जाएगी, क्यूबा की राजधानी हो जाएगी हवाना। और मुद्रा कौन सी हो जाएगी, मुद्रा हो जाएगी पीसो। मुद्रा क्या हो जाएगी, मुद्रा हो जाएगी आपकी पीसो। बची साइप्रस, साइप्रस की हो जाएगी निकोसिया और यूरो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है निकोसिया और यूरो। तो सारे ही सारे मुंह जबानी याद होना चाहिए जिस प्रकार से मुझे याद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्य सेन कौन से खेल से जुड़ी हुई हैं, जो लक्ष्य सेन है वो कौन से खेल से जुड़ी हुई हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, बैडमिंटन हो जाएगा, शतरंज हो जाएगा, टेनिस हो जाएगा, या फिर हॉकी हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, लक्ष्य सेन कौन से खेल से जुड़ी हुई है, तो ये आपका हो जाता है बैडमिंटन। कौन हो जाता है, ये आपका बैडमिंटन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वह कब खत्म हुआ था, ये आपको बताना है। तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था, है ना, ये भी तो आपको याद होना चाहिए। अगर प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं तो ये आपको मैंने पहले भी समझा रखा है कि जस्ट मतलब 28 जुलाई 1914, है ना, 28 जुलाई, जे लिख दिया मैंने, जुलाई 1914 में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। और 11 नवंबर, ये भी मैंने बताया था आपको सब कुछ, 11 नवंबर 1918 में क्या हुआ था, समाप्त हुआ था।
तो दोनों की दोनों डेट आप भी आपके याद होना चाहिए कि 28 जुलाई 1914 में स्टार्ट हुआ था, 11 नवंबर 1918 में क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? तो 18 दे रखा है, कहीं नहीं दे रखा है, तो 19 दे रखा है, तो यही राइट हो जाएगा, क्योंकि नवंबर में हुआ था तो 19 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो दोनों की दोनों फैक्ट्स आपको याद होना चाहिए। अब जब हमने देख लिया किसका, प्रथम विश्व, तो द्वितीय विश्व भी हमें याद होना चाहिए। तो द्वितीय विश्व कब हुआ था? 1 सितंबर, ये मैंने बताया था आपको, 1 सितंबर 1930 9:39 से कब हुआ था? हुआ सितंबर में ही था, मगर एक दिन बाद बढ़ गए, 6 साल चले थे, है ना। तो क्या हो जाएगा? 1 नहीं 2 होगा, 2 सितंबर, क्योंकि 6 साल और 1 महीना चला था, 6 साल 1 महीना, हाँ सही है, हो जाएगा सितंबर, है ना। क्या 2 सितंबर 1945, ठीक है, 2 सितंबर 1945 में क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। दोनों की दोनों फैक्ट्स याद होना चाहिए कि 28 जुलाई 1914 में क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, और 11 नवंबर 1918 में क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1 सितंबर 1939 में स्टार्ट हुआ था, 2 सितंबर 1945 में क्या हुआ था? समाप्त हो गया था। ठीक है, अब ये समाप्त कब हुआ था? जब हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान में है ना, हिरोशिमा और नागासाकी पर, ठीक है, हिरोशिमा पर और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे, आपको पता है ना। नागासाकी पर क्या हुए थे? परमाणु बम गिराए गए थे। ये गिराया गया था 6 अगस्त 1945 पर गिराया गया था, और ये गिराया गया था 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 में गिराया गया था। ठीक है, 1945 में गिराया गया था, 9 अगस्त 1945 में गिराया गया था। ये 2 दिन गिराया गया था। ये कौन था? लिटिल बॉय नाम का एक क्या था? लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम था। हिरोशिमा पर जो गिराया गया था वो लिटिल बॉय था। कौन सा था? ये लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम था। ठीक है, इसका नाम भी याद रखना है, लिटिल बॉय था। और जो नागासाकी पे गिराया गया था वो फैटमैन था। कौन था वो? उस जो बम का नाम था, परमाणु बम का नाम था, वो कौन था? फैटमैन था। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके बन जाते हैं। ठीक है, याद रखना है इनके लिए। नागासाकी पर देखो, हिरोशिमा पे गिराया गया था 6 अगस्त 1945 पर, और नागासाकी पे गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था वो उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय था। और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था वो कौन सा था? फैटमैन था। तो ये नाम भी आपको याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए सारा हिसाब आपको समझा रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन थोड़ा सा धीमा दिखेगा आपके लिए, मैं समझा रहा हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा गीत किसने रचा है। ठीक है, किसने रचा है आपको बताना है। सारे जहाँ से अच्छा जो गीत था वो किसने रचा है? गुलाम अली खान ने, या फिर हो जाता है मोहम्मद इकबाल ने, रविंद्र टैगोर ने, या फिर इनमें से कोई सा नहीं। तो रविंद्र टैगोर ने तो ज्ञान लिखा था, है ना, राष्ट्रीय ज्ञान हमारा हो जाता है, वह लिखा था जो 24 जनवरी 1950 को बनाया गया था। तो ये इसका जो समय अवधि होती है वो कितनी होती है? 52 सेकंड की होती है ना। राष्ट्रीय ज्ञान जो होता है 52 सेकंड में कहा जाता है, ये भी आपको समझा रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, और गीत की बात करते हैं, गीत को गाने में कितना समय होता है? इसको होता है 65 सेकंड, है ना, एक घंटा 65 सेकंड, 1 मिनट 5 सेकंड। ठीक है, ये होता है 65 सेकंड होगा। ठीक है, ये भी सेकंड ही है, ये भी सेकंड है, 52 सेकंड, और ये हो जाता है तुम्हारा 65 सेकंड में। ठीक है, इसके जो रचना की थी वो किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने की थी। किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, याद रखना, है ना। और 1882 में इसे तैयार किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट जो भाग होता है मतलब साइंस का, वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसे भी देख लेते हैं फटाफट। पहले क्वेश्चन को देखिएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बिल्कुल 16 की बात करते हैं। याद रखा है कि डाइन सेकंड किसका मात्रक है? प्रकाश का मात्रक तो दूरी होता है, प्रकाश, है ना, तो ये भी नहीं होगा। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल, बिल्कुल नहीं। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो सारे कट गए, तो एक ही बचेगा, है ना, संवेग। तो इस प्रकार से ऑप्शन काट के भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, प्रकाश का पता है कौन सा होता है? प्रकाश का होता है दूरी, है ना, प्रकाश दूरी, तो ये भी नहीं होगा। और ध्वनि का डेसिबल होता है, ऊर्जा का क्या होता है? जूल, तो सारे कट गए, तो एक ही बचाता है, संवेग। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन काट के भी हम जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है रक्त शरीर के किस अंग से शुद्ध होता है? तो बहुत बार पढ़ा रखा है मैंने, किसके द्वारा शुद्ध होता है बताइएगा? वृक्क के द्वारा, अमाशय के द्वारा, यकृत के द्वारा, यह हो जाता है पैंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा राइट रहने वाला है? पैनक्रीज तो यार क्या हार्मोन्स दे रखा है, ये तो गलत हो जाता है वैसे ही। ठीक है, तो रक्त शरीर के किस अंग से शुद्ध होता है? तो पैनक्रीज तो ये तो एक बहुत ज़्यादा हार्मोन्स होता है जो कहाँ से? अगन्या से निकलता है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, यकृत अलग चीज़ होती है, अमाशय भी अलग है, तो क्या हो जाएगा? ब्रेक मतलब किडनी क्या होती है? हमारे रक्त को छानती है, शुद्ध करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, मछली श्वसन किसके द्वारा करती है?
गलफड़ों के द्वारा, नाक के द्वारा, चमड़ी के द्वारा या फिर मुंह से? तो सबको पता है किससे, गलफड़ों से होता है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या है? बहुत बार समझा रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता क्या है, तो आपको बताना है कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या रहने वाला है, ठीक है, बिल्कुल फटाफट आंसर दीजिएगा इसका। देखो अगर मैं बात करता हूँ, ये CO3 क्या हो जाएगा, कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है, CO3 कार्बोनेट, CO2 क्या हो जाएगा, कार्बन, O2 हो जाएगा ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO बचता है, एक ही बचता है ना, बहुत बार समझा रखा है। CO किसका होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बार बार एग्जाम में पूछा आता है, ठीक है। CO और N2O, N2 नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाली गैस है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, CO, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, O2 ऑक्सीजन, O3 कार्बोनेट, ठीक है। तो सारे आपको समझा रखे हैं, एक ही बार में याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो मैंने बहुत बार आपको समझा रखी है अम्लीय वर्षा होती क्या है। अम्लीय वर्षा जो होती है, NO2 होता है, क्या होता है, NO2 होता है और SO2 होता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं ना, दोनों के दोनों समझा रखे हैं आपको। NO2 SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, दोनों के दोनों हो गए। जब ये क्रिया करता है किससे, नाइट्रोजन वगैरह से, और जो हमारे वातावरण में गैसें हैं इनसे क्रिया करता है तो क्या बनाता है, गंधक बनाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जब वो धरती बरसती हैं, है ना, या फिर हमारे जो हमारे पुराने मकबरे हैं उन पे जब वह बारिश होती है तो उनका जो रंग होता है वो कैसा हो रहा है, फीका पड़ रहा है ना, मतलब रंग उड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वायु में प्रदूषण के कारण ये होता है, ठीक है। किसके कारण होता है, वायु में प्रदूषण के कारण होता है, नाइट्रस ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, बिल्कुल। तो जो वर्षा होती है उसमें कौन सी गैस से होती है, नाइट्रस ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड हो जाती है। तो अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा और सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा होती है, और वायु में प्रदूषण के द्वारा हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायु में प्रदूषण, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत धारा किससे प्रभावित होती है? जो विद्युत धारा होती है वो किससे प्रभावित होती है आपको बताना है, ठीक है। तो विद्युत धारा किस पे काम करती है, कौन सा बेस पे, मतलब माइनस पे, ठीक है, माइनस पे बेस पे काम करती है। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, देखो बात करते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में क्या होता है, न्यूट्रॉन में होता है धनावेश, मतलब प्लस आवेश होता है। प्रोटॉन में उदासीन होता है, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, माइनस आवेश होता है, ठीक है, मतलब ऋणात्मक आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो हमारी केबल होती है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और जब उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो बहुत ही तेज़ी से क्या करते हैं, वो गमन करते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, विद्युत धारा किससे प्रभावित होती है, तो इलेक्ट्रॉन से प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल इजीली राइट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, अर्थराइटिस रोग किससे संबंधित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 से 3 बार मैं आपको बता भी रखा है मैंने। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है, सॉरी, ये अर्थराइटिस जो होता है, अर्थराइटिस किससे संबंधित है ये आपको बताना है, ठीक है। अर्थराइटिस जो है वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है, जोड़ों से, सिर से, रक्त से या हृदय से? तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, यहाँ पर हो जाएगा जोड़ों से, ठीक है, यहाँ पर जोड़ों से बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा किस विधि से जनन करता है? तो फिर वही क्वेश्चन जो हमने सुबह देखा है, वही रिपीट क्वेश्चन हो जाता है कि अमीबा किस विधि से जनन करता है? तो द्विखंडन से करता है, आपको बता रखा है मैंने, है ना। अमीबा कैसा होता है, अमीबा इस प्रकार से, उसकी आकृति होती है टेढ़ी मेढ़ी, और यहाँ पे क्या होता है, केंद्रक होता है। जब ये जनन करता है, मतलब ये जनन करता है, ठीक है, तो ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, छोटे छोटे 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, आधे आधे भागों में। और इससे जब जन्म करता है, ये 2 भागों में डिवाइड होता है तो 2 जन्म होते हैं, मतलब 2 एक प्रकार से कह सकते हैं 2 बच्चे इनके पैदा होते हैं, ठीक है, मतलब द्विखंडन हो जाता है, इसके बीच में से अलग हो जाता है, और यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, द्विखंडन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ये हाई स्कूल इंटर में बहुत अच्छी प्रकार से आपने पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी, या फिर रोनाल्ड रॉस ने? इनमें से कोई सा नहीं। तो यहाँ पर कौन सा राइट रहने वाला है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी आपको बताना है, बिल्कुल बहुत ही ईजी क्वेश्चन, ठीक है। चेचक फैली कहाँ से थी? तो ये पारे से फैली थी, ठीक है, पारे से किसी देश में फैक्ट्री के द्वारा समुद्र में लीक हो गया था, तो वो मछलियों ने खा लिया था, ठीक है, और वो पारा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, उस पारे से चेचक बीमारी फैली थी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, वह मछलियाँ लोगों ने खा ली थी, तभी उन्हीं लोगों के लिए क्या हो गई थी, चेचक की बीमारी, वहीं से ये चेचक की बीमारी फैली थी। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, एडवर्ड जेनर हो जाएगा, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने इसके टीके की खोज की थी। तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 25, आँखों से संबंधित विटामिन कौन सा हो जाएगा? तो सबको पता है विटामिन ए है ना, क्या हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है प्रोटॉन डैश होता है। देखो अभी आपको बताया प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, यही पूछ रखा है। तो प्रोटॉन पे कैसा होता है, प्लस आवेश होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन जो होते हैं उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे हो, इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणात्मक। सारा कैसा बता रखा है, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं।
न्यूट्रॉन जो होते हैं वो उदासीन होते हैं, मतलब जीरो इस पर आवेश होता है, और जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या होता है, प्रोटॉन पे हमारा प्लस आवेश होता है, मतलब धनात्मक आवेश होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सबको सब आपको बता रखा है, ठीक है, इन्हें याद कर लेना एक बार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यह दे रखा है तुम्हारा, अर्नस्ट हिक्कल ने निम्न में से किस नियम को प्रभावित किया था, प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो जो अर्नस्ट हिक्कल थे उन्होंने कौन सा नियम दिया था ये आपको बताना है। बात करते हैं वंशानुगतता का नियम, तो ये तो मेंडल ने दिया था, है ना, ये किसने दिया था, मेंडल ने, है ना, मेंडेल ने दिया था वंशानुगतता। और पृथक्करण का नियम, ये प्रथम नियम हो जाता है, ये भी मेंडल ने दिया था, है ना, ये भी किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। तो एक ही बचता है कौन सा, वितस्तता का नियम। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सी। बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं हम, ठीक है। पृथक्करण का नियम प्रथम नियम जो हो जाता है ना मेंडल का, और फिर हो जाता है वंशानुगत का नियम, ये भी दिया था मेंडल ने। तो एक ही बचता है ऑप्शन नंबर सी, वितस्तता का नियम, जो किसका हो जाता है, अर्नस्ट हिक्कल का आपका हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर वाला हो जाता है इससे। ये दे रखा है तुम्हारा, हेपेरिन उत्पादित होता है। हेपेरिन किससे उत्पादित होता है ये आपको बताना है। लीवर की कोशिकाओं से, या फिर गुर्दे की कोशिकाओं से, हड्डियों की गुद्दा से, या फिर हो जाता है रक्त कोशिकाओं से। तो जो हेपेरिन होता है वो किससे उत्पादित होता है ये आपको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है, किससे, लीवर की कोशिकाओं से स्थापित होता है, ठीक है। हेपेरिन किससे होता है, लीवर की कोशिकाओं से स्थापित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये क्योंकि रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। कह रहा है सभी जीवित कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बताना है। सभी जीवित कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो कौन सी होती है आपको बताना है। अर्धपरागम्य होती है, अपारगम्य होती है, पारगम्य होती है, या फिर चयनित पारगम्य होती है। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, सभी जीवित कोशिकाओं की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है, झिल्ली होती है, वो कैसी होती है, पारगम्य होती है। कैसी होती है, वह पारगम्य होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 30। क्या निम्न में से कौन सा जलजन्य रोग नहीं है, मतलब जल से पैदा होने वाला रोग नहीं है। तो पेचिस की बात करते हैं, हो जाएगा। पेचिस की बात करते हैं, बिल्कुल हो जाएगा जल से, है ना। हैजा भी होता है, और आपका टाइफाइड भी होता है ना, जो आंत में होता है। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, मलेरिया। मलेरिया किससे गलता है, प्रोटोजोआ से, है ना। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हमारा मैथ स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से हमारा मैथ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं फटाफट क्या रहने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला आपका दे रखा है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हैं तो क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर पाइथागोरस पर मैं तो लग नहीं रही है, तो यहाँ पर एक ही सूत्र होता है ना। कौन सा होता है बताइएगा। बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। रूट एस ब्रेकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आपका हो जाता है। एस का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये क्या प्राप्त होगा, एस प्राप्त होगा, ठीक है। एस की वैल्यू इस प्रकार से प्राप्त होती है, आपको बता रखा है मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रखा है साइन 30 का मान क्या होगा। तो साइन 30 का आपने पढ़ा होगा, कौन सा होता है, 1/2, ठीक है। कौन सा होता है, 1/2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साइन 30 का मान पूछ रखा है, हाई स्कूल मीटर में आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छी प्रकार से। तो लास्ट इस क्वेश्चन को देखिएगा 33, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ दे रखा है, एक टीवी 750 रुपये में खरीदी और कितने हज़ार रुपये में बेच दिया। कह रहे टीवी पर कितना लाभ या हानि हुई। तो आपको पता है खरीदी कितने में, 750 रुपये में, 7,500 रुपये में, और बेची कितनी, 10,000 में। लाभ तो हुआ है ना, आपको प्रॉफिट तो हुआ। कितने का हुआ, तो आप कहोगे 2500 का मुझे हो गया प्रॉफिट, ठीक है। 2500 का हुआ प्रॉफिट हुआ। आप कहो किस पे प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य जो हमने खरीदी थी उस पर प्रॉफिट होता है। तो 7,500 पे कितने का प्रॉफिट हुआ, 2500 का प्रॉफिट हुआ। निकालना क्या है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, बस यही करना है। ऊपर मैंने लाभ लिख दिया, नीचे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100, ठीक है। मैंने बता भी रखा आपको, ऊपर लाभ नीचे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज में चेंज करने के लिए। 0 0, ये 0 0 कट गया, ठीक है। 25 या 75, 3 से काटूंगा 100 को तो कितनी बार जाएगा, एक बार बताइएगा। बराबर 100 को मैं 3 से काटूंगा तो ये कटते जाएगा 3 3.33, आगे बढ़ता जाएगा तो परसेंटेज लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, 33.33%। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इजीली राइट हो जाता है, ठीक है। मैंने क्या किया, लाभ बट्टे CP मतलब क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100, यही मैंने किया, ठीक है। यही मैंने फार्मूला इस पर लगाया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर बिल्कुल इजीली आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो हमारा कौन सा हो जाएगा 34। ये दे रखा है इतने का मान क्या होगा, एक्स बाई ब्रेकेट 3x² वाई स्क्वायर प्लस 4y का मान क्या होगा। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा 3x² बाई में इसकी बाहर वाले की तो कितना हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा 3, क्योंकि x 2x अंदर है, x पर अंदर जाएगी जुड़ जाएगी, 3x हो जाएगा 3y हो जाएगी, और प्लस क्या हो जाएगा 4x, जब बाई से मल्टीप्लाई करेगी तो क्या है 2y हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल इजीली आंसर आ जाएगा। जो इजी है बिल्कुल आराम समझा रहा हूँ आपके लिए, समझ में आता होगा, ठीक है। इससे इसकी मल्टीप्लाई करना है, बस कुछ नहीं करना है, खोलना है इस एक प्रकार से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सॉल्व करनी पड़ेगी समीकरणों को। यहाँ पर देखिए यदि 2y माइनस 4x बराबर 24 और y प्लस 3x बराबर 7 तो एक्स वाई का मान क्या होगा। बिल्कुल इजी निकाल सकते हो एक्स वाई का मान। यहाँ दे रखा है 2y माइनस दे रखा है 4x और बराबर कितना दे रखा है, बराबर दे रखा है 24। ये समीकरण बन मान लेते हैं हम, ठीक है। और फिर हो जाएगा तुम्हारा y प्लस कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा 7। इसे मान लेते हैं कौन सी, दूसरी समीकरण। सॉल्व कर सकते हैं आराम से, 2 से मल्टीप्लाई कर लो चाहे, है ना। ऐसा करो 2 से मत करो, ऊपर नीचे कर देते हैं, किससे, नीचे वाली समीकरण है इसे कर देते हैं हम 4 से मल्टीप्लाई, और ऊपर वाले कर देते हैं हम किससे, 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि बराबर बराबर करना है, मैंने ये वाली संख्या क्या है बराबर करना है। तो 2 से करूँगा, 2 3 6y माइनस 4 3 12x बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 24। समीकरण 3 बन जाएगी ये। आगे करूँगा इसमें तो कितना हो जाएगा 4y माइनस 12 सॉरी प्लस 12x और बराबर कितना हो जाएगा 7 चौक 28, ठीक है। ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी समीकरण 4 मान सकते हैं, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस से माइनस प्लस कट जाएगा, ठीक है। इन दोनों जुड़ जाएंगे, फिर जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 4 10 बाई बराबर कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास 40 50 तो 52 आ जाएगा, ठीक है। 52 तो आ जाएगा। 8 9 10 11 12 7 चौक 28 और 24 तियाँ है यार, है ना, 24 तियाँ है। रुकिएगा थोड़ा सा, ये थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पर 3 होना चाहिए, 24 तियाँ, ठीक है। थोड़ा सा रुकिएगा, मल्टीप्लाई मैंने नहीं की 3 की इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको देखो 3 से इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, है ना। 3 से इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, क्या कर रहा हूँ मैं भी, अरे तेरी, रुकिएगा थोड़ा सा, रुकिएगा, थोड़ी दिक्कत हो रही है इसमें यार, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई 24 में तो करना पड़ेगा मुझे। कितना हो जाए 4 तियाँ 12 के 2 हाथ से लगा 1 2 दूनी 3 दूनी 6 और 1 7, कितने हो जाएंगे 72। अब दोनों को ऐड करूँगा तो 8 0 के 0 आ जाएगा, ठीक है। 8 9 10 7 7 2 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, का मतलब 100 आ जाएगा, ठीक है। और 0 10 से इसे काटूंगा तो कितना हो जाएगा 10। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, बाई बराबर तो आ जाएगा 10, ठीक है। बाई बराबर आ जाएगा 10, 10 का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे, ठीक है। 1 में रख दूंगा तो कितना हो जाएगा 2x, समीकरण जो लिखी हुई है वो कितनी है, x बराबर कितना हो जाएगा 24। समीकरण 1 ही दे रखी है, ठीक है। इसमें बाई का मान रख देता हूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, ठीक है। और माइनस कितना हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा 24। सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 20 माइनस 4x बराबर कितना हो जाएगा 24। उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -4x बराबर कितना हो जाएगा 24 माइनस कितना हो जाएगा 20, ठीक है। जब ये घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, जब ये घटाऊंगा तो ये जाएगा उधर के लिए, तो -4x बराबर कितना बचेगा 4, ठीक है। 4 बचेगा, ये 4 चला जाएगा नीचे, तो -x बराबर कितना हो जाएगा 4/4। ये काटेगा तो 1 आएगा, किसका आएगा, वही माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, x बराबर आ जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ पर y का मान तो आएगा 10, तो 10 कहाँ दे रखा है, ये भी है ये भी है ये भी है, ठीक है। यहाँ पर नहीं रखा है तो ये हो जाएगा दोनों। x का -1 दे रखा है तो -1 इसी में है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। इसे बस सॉल्व करना था, जिस प्रकार से हम हाई स्कूल इंटर में करते आ रहे हैं उसी प्रकार से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। यहाँ दे रखा है एक शंकु का आयतन क्या होगा। तो ये तो इजी क्वेश्चन दे रखा है, शंकु का आयतन क्या होता है
है ना, आपको पता है कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, फार्मूला पूछ रखा है आपसे। फिर दे रखा है 37 को देखिएगा, 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपये कमाते हैं तो 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। भाई दे रखा है MDH का फार्मूला लगाना है, सॉल्व कर देना है, ठीक है। MDH लगा लेते हैं इसमें, है ना, MDH/W, ये सब वन मान लेते हैं, ठीक है। और MDH इन सबको 2 मान लेते हैं हम, और W ये भी 2 होगा, ठीक है। इस फार्मूला रख लेते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो M का मतलब क्या हो जाएगा, 6 मैन 10 दिन में कमाते कितने हैं, जो हमारा काम है वो कितना है 150 रुपये, बराबर मैन फिर दे रखे हैं 8 मैन 7 डेज में, मतलब 7 डी में कितने रुपए कमाएंगे, एक्स, यही पूछ रखा है। तो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से काटूंगा, ये हो जाएगा 2 3 6, सॉरी 3 दूनी 6, ठीक है। 3 पंजे कितना हो जाएगा 15, 3 से काटा मैंने दोनों में, 2 से कट जाएगा ये, 2 चौक कितना हो जाएगा 8, तो 5 चौक 20, तो x बराबर क्या बचेगा 5 × 4 × 7, तो कितना हो जाएगा x बराबर, तो 5 चौक 20 और 7 दूनी 14, मतलब कितना हो जाएगा 140 रुपये आपका हो जाएगा। तो जो पैसे कमाएंगे 8 दिन में, 8 आदमी 7 दिन में, वो कितने कमाएंगे 140 रुपये कमाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा 140 रुपये, ठीक है। बिल्कुल कितने रुपये कमाएंगे 140 रुपये यहाँ पर कमाएंगे 8 आदमी 7 दिन में। बहुत ईजी क्वेश्चन है, MDH में रख दीजिएगा, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। MDH मसाले सच MDH, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 का आंसर कौन सा रहने वाला है, कितने समय में 450 रुपये 5% साधारण ब्याज वार्षिक दर से कितना हो जाएगा, मतलब 450 रुपये हो जाएगा। तो ये पूछ रखा है कि 450 रुपये 550 रुपये हो जाएगा, कितने समय में हो जाएगा, ये पूछ रखा है। तो आपने जो ब्याज का फार्मूला होता है, साधारण ब्याज का जो ब्याज का फार्मूला आता है वो क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे कितना होता है, बटे होता है 100, बस इसमें हमें रख देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ब्याज कितना हुआ, उसने खरीदा कितने में, उसने इन्वेस्ट कितना किया था 450 रुपये, उसे प्राप्त कितना हुआ 540 रुपये, तो उसने कमाया कितना, आप कहोगे उसने कमाया जो 90 रुपये उसने कमाए, मतलब ब्याज कितना हुआ, जो ब्याज उसे प्राप्त हुआ वह कितने रुपए हुआ 90 रुपये उसे ब्याज प्राप्त हुआ, यही तो प्राप्त हुआ, यही तो कह रहा है वो 90 रुपये ब्याज, तो ब्याज की जगह ब्याज रख देंगे, तो 90 बराबर मूलधन कितना है 450 रुपये, दर कितनी है, दर दे रखी है 5%, समय हमसे पूछ रखा है तो टी लिख देंगे, और बटे कितना हो जाएगा 100, है ना, ये सूत्री होता है हमारा, काट सकते हैं, 0 से कट जाएगा 0, ठीक है। 9 से काट दूंगा, 9 एकम 9, और 9 पंजे कितना हो जाएगा 45, 5 से काटूंगा 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ठीक है। बिल्कुल अब 5 से काटूंगा 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो टी बराबर कितना बचेगा, टी बराबर बचेगा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, मतलब 4 वर्ष, तो यही राइट होगा। 4 वर्ष में कितना रुपए वो हो जाएगा 400 रुपये में, जो 4 वर्ष में जो हो जाएगा वो 540 रुपये हो जाएगा। तो टी का हमसे फार्मूला पूछ रखा था कितने वर्ष में हो जाएगा, तो समय कितना हो जाएगा 4 साल में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इजीली इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 39, कह रहा है यदि log 2x बराबर 3 तो x का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, जो log का मान दे रखा होता है, जो log 2x दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है 2, ठीक है, और बराबर में क्या दे रखा है 3, मतलब जो 2 है इस पे घात कितनी है 3, मतलब 2 पे घात कितनी है 3, तो ऐसे कैसे करेंगे 2 × 2 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक्स बार पूछ रखा है, एक्स बार कितना हो जाएगा 8, बस इतना होता है। मतलब जो नीचे की संख्या होती है और जो इधर संख्या होती है बराबर नहीं हुई, ये इसके ऊपर घात चढ़ जाती है इस प्रकार से, बस हमारा आंसर आ जाता है। तो कौन सा हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है लॉन्ग का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, डरना नहीं है बस करना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 40, कह रहा है किसी स्कूल में 55% बच्चे लड़के तथा कुल 675 लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या कितनी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आपको समझा रखा है कि कोई भी चीज़ होती है, मैंने मान ली कोई स्कूल है, ये कोई स्कूल है, इसमें कितने % बच्चे होंगे, तो आप कहोगे 100% बच्चे होंगे इसमें, है ना, पूरे बच्चे होंगे 100%। अब वो कह रहा है जो 100% है उसमें क्या है, जो लड़के हैं मतलब बॉयज़ हैं
बॉयज़ कितने हैं 55%, है ना, बॉयज़ कितने हैं 55%। तो लड़कियां कितनी बची होंगी, 100 में से 55 घटा देंगे तो कितने बचेंगी 45। तो 45% क्या होंगी, लड़कियां होंगी। मगर लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 675। इसका मतलब जो 45% जो लड़कियां हैं उनकी संख्या कितनी है 675। पूछ रखा है लड़कों की संख्या कितनी होगी, तो लड़कों की संख्या कितनी है 55%। तो 45% बराबर दे रखा है इतने के, तो हमें निकालना क्या है 55% के बराबर निकालना है। तो बिल्कुल इजी निकाल सकते हैं। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 675 बटे कितनी हो जाएगी 45, है ना, ये तो हो जाएगी। अब मैं 55% की वैल्यू निकालूंगा तो इसमें भी 55 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इधर भी मुझे 55 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, ठीक है। तो मेरा 55% बराबर यहाँ पर निकल के आ जाएगा, है ना। तो बिल्कुल ये सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये बात करूँ 5 ने 45, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 9 से काटूंगा इसे तो 9 ठे 72, वो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 होगा, 9 सत्ते 63, 4 बचेगा, 9 पंजे 45, ठीक है 75 बचेगा। 11 पंजे 55 का 5 हो जाएगा, हाँ सर लगी 5, 11 सत्ते 70, 70 और 5 कितना हो जाएगा 77, और 5 तुम्हारा हो जाएगा 83। तो कितना बचेगा, कितना हुआ ये 77 और 5 82 होगा, सॉरी 82 होगा, ठीक है। तो 825 रुपये, तो 825 रुपये कहाँ दे रखे हैं, ये दे रखे हैं ऑप्शन नंबर बी में। बिल्कुल इजीली निकाल सकते थे 55% की वैल्यू, ठीक है बिल्कुल। अगर वो कहता कि टोटल बंदे कितने हैं स्कूल में, तो 100% की वैल्यू हम निकाल सकते थे आराम से। इसी प्रकार से क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये दे रखा है कि इतने का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल मतलब होता क्या है, वर्गमूल होता है एक्स का स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। मतलब किसका स्क्वायर ये है, ये पूछ रखा है बस। तो स्क्वायर हमें देखना है, इसका मतलब 2 बार मल्टीप्लाई। अगर मैं 806 की 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा, इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6 छंग 36, मतलब 6 आना चाहिए इकाई का अंक, तो 6 तो है नहीं, ये तो कट गया वैसे ही, ठीक है। अब मैं इसकी बात करता हूँ, इसको जब मैं 608 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा 8 8 64, बिल्कुल इकाई का अंक 4 आ रहा है, इकाई का अंक 4 आ रहा है, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 6 36, इसमें भी नहीं आएगा इकाई का अंक, इसमें आ जाएगा, इन दोनों में आ सकता है, ठीक है इकाई का अंक। तो इसका मतलब ये दो तो हमारे वैसे ही कट जाते हैं, ठीक है। तो बचते कौन से हैं, ये इन दोनों में टच करना है, ठीक है, कौन सा राइट होगा। तो हमने वर्गमूल का एक फार्मूला हमने बताया होगा आपको कि 3 6 9 6, ठीक है, और 6 4 यही दे रखा है। वर्गमूल का फार्मूला क्या होता है इस प्रकार से, और हम क्या बना लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं। तो बस पहली संख्या में ज्ञात हो जाए तो पता हो जाए कौन सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। या इस प्रकार पूरा सॉल्व कर दोगे तो तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बात करता हूँ किससे हो जाएगा, 6 छंग कितना हो जाएगा 36, ठीक है। आंसर तो हमारा आ गया क्योंकि यहाँ पर 7 दे रखे हैं पहले, तो ये तो नहीं होगा, एक ही बच गया, आंसर तो यहाँ से आ गया। अगर इस प्रकार पूरा करोगे तो पूरा भी कर सकते हो। तो यहाँ पर 6 36 6 प्राइड जाएंगे, यहाँ कितना हो जाएंगे 12, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो 96 जीरो लगा के उड़ाएंगे, क्या उठाएंगे 96 उठा लेंगे, ठीक है, सॉरी 96 उठा लेंगे, फिर जीरो लगा के उड़ाएंगे 64 उठा लेंगे, क्योंकि पूरा कटेगा नहीं। कितनी बार जाएगा 8 बार चला जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 64 आपका आ जाएगा, पूरा की पूरा कट जाएगा, और ये आपका हो जाएगा वर्गमूल, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 608। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, मगर इसमें क्या थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है। तो सॉर्ट कीजिएगा आप, इकाई का अंक निकालेगा, उसके बाद ऑप्शन काट के आराम से देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे समझा रहा हूँ वैसे कीजिएगा, ठीक है, जल्दी कर लोगे एग्जाम में। आगे बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा 6 8 5 7 और x एवं 4 का समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य मतलब क्या होता है, औसत, मतलब सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, है ना, बिल्कुल सभी संख्याओं का योग कर लो। 6 + 8 + 5 + 7 + x + 4, ठीक है। बड़े कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 संख्याएं, तो 6 नीचे लिख दिया। और बराबर कितने हैं, समांतर माध्य कितना है 7, तो मैंने 7 लिख दिया। भाई औसत का फार्मूला लगाना है, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या बराबर औसत। औसत कितना है 7, या समांतर माध्य कितना देखा है 7, तो x का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऐड कर लो सबको, कितना हो जाएगा ऐड करोगे तो, ये तुम इससे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, इससे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये सब ऐड हो जाएंगे तो कितना बचेगा 4 6 4 कितना हो गए 10 हो गए, 6 और 4 हो गए 10, 10 और 8 कितना हो गया 18, ठीक है। 18 और 5 मेरा कितना हो जाएगा 23, 23 और 7 कितना हो जाएगा 30, इसका मतलब 30 + x बराबर कितना बचेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी 7 छंग कितना हो जाएगा 42। तो x बराबर क्या निकल आएगा 42 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 30, तो x बराबर जो निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 12। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12। बिल्कुल इसी प्रकार से हम निकाल सकते हो, ठीक है। समझ में आया, बहुत ही बेहतर। तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर कर देना है।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 43 दे रखा है 64, 96, 112 और 72 का लासापा क्या होगा। तो लासा बताना यहाँ पर कौन सा रहने वाला है, LCM, मतलब क्या होता है, लो कॉमन फैक्टर, लो कॉमन फैक्टर है ना, बिल्कुल। तो ऐसी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा जो इन सबसे कट जाए, है ना, बिल्कुल। तो कौन सी संख्या कट जाएगी, देखिएगा यहाँ पर, बिल्कुल देखिएगा, लो कॉमन फैक्टर। तो बात करते हैं सबसे कम कौन सा है, ये क्या कट जाएगा इससे, लो देखना है, मतलब लो देखना है सबसे पहले। सबसे छोटा कौन सा है, 170, इन सब से 170 कट जाएगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि 64 दूनी कितना होगा, 6 दूनी 12, नहीं कटेगा। ये कट जाएगा, कट सकता है। 180 की बात करूँ, 64 दूनी, ये भी नहीं कटेगा। अब इन दोनों में से एक कट सकता है, इन दोनों में से एक कट सकता है। तो ऐसा करते हैं, 64 को 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, तो अट्ठू क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसका मतलब जो 8 से डिवाइड होगी वही संख्या क्या होगी, इसका एलसीएम होगा इन दोनों में से। ये 8 से डिवाइड हो जाएगी, दो संख्याओं के लास्ट वाले को काट के देख लेते हैं, 8 एकम 8 नहीं कटेगी, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं, तो एक ही बच जाता है, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से भी इसे निकाल सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल इजी फार्मूला। अगर इस प्रकार से निकालना नहीं आता है तो मैं आपको समझा दूँ, जो हमारा बेसिक वाला होता है, बेसिक देख लीजिएगा, ठीक है, 64, 96, 112, है ना, फिर 72, एलसीएम निकाल लो भाई, इस प्रकार से कर लो, है ना। तो 8 से कर लूँ, 8 8 64, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 8 ने 72, 9 से कट जाएगा, है ना, बिल्कुल। 4 से काट दूंगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 14 और 9, 3 से काट सकते हैं, 3 से कट जाएगा, 2 3 एकम 3, 14 ना कटेगा, है ना, 14 से लिख लो, 3 3 9, मल्टीप्लाई कर लो, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 1 2 7 14 और 3। अब इन सबकी मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर हो जाएगा 8 4 3 2 7 3। इनकी मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा। ये थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है, जो मैंने पहले समझाया वो शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में नहीं आया तो एक बार और रिपीट करता हूँ। लो कॉमन फैक्टर, एलसीएम का मतलब क्या होता है, LCM मतलब लो कॉमन फैक्टर, लो से लो संख्या देखनी है, सबसे कट जाए। अगर 70 की 170 की बात करूँ, कट जाएगा किसी से, तो 112 से ही नहीं कटेगा, तो ये तो कैंसिल। 180 कट जाएगा, 112 से ये भी नहीं कटेगा, तो ये भी कैंसिल। ये 2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं 64 है, 64 को 2 भागों में डिवाइड कर लेता हूँ, 8 8 64। तो इसका मतलब जो संख्या 8 से कटेगी वो संख्या इन सबसे कट जाएगी। तो ये 8 से कटेगी लास्ट वाले, तो 8 एकम 8 नहीं कटेगा, ये 8 संख्या से नहीं कटेगी, तो यही कट जाएगी, 8 चौक 32। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, 44 का। एक चतुर्भुज में 3 कोण, एक चतुर्भुज है इस प्रकार से, उसके 3 कोण दे रखे हैं। पहला कोण दे रखा है 100, दूसरा कोण दे रखा है 84, अरे 48 दे रखा है यार, कितना दे रखा है ये, 48 दे रखा है। एक दे रखा है 92, ये वाला कोण पूछ रखा है, ये वाला कोण कितना होगा। तो चारों कोणों का योग कितना होता है, चारों कोणों का योग होता है इसका आमने सामने वालों का कितना होता है, 180। इन आमने सामने वालों का कितना होगा, 180, और 180 100 कितना हो जाएगा, 360। तो सभी कोणों का योग मतलब 48 प्लस 100 प्लस 92 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 360। सभी कोणों का योग कितना होता है, 360। तो ये सभी कोणों का योग मैंने कर दिया 360। x बराबर आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। सबको ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 9 10 का 0 हाथ से लगा 1, 9 4 कितना हो जाएगा, 9 4 9 4 9 10 11 12 13, ठीक है। 13 और 10 कितना हो जाएगा, 23 23 है ना, ऐड करो यार। 9 8 9 10 का 0 हाथ से लगा 1, 9 10 11 12 13 और एक 14 का 4 हाथ से लगा 1 और एक कितना हो जाएगा, तो 240 240 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 360, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 360 माइनस कितना हो जाएगा, 360 बराबर 240 कितना हो जाएगा, तो x बराबर निकल के आ जाएगा वो 120 निकल के आ जाएगा, ठीक है, 120 अंश। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। 120 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। बिल्कुल इजीली आराम से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 360। बस सॉल्व करोगे x का मान निकाल सकते हो आराम से, 120 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ये इसका क्वेश्चन का बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है ना, दे रखा है तुम्हारा, निम्न में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, निम्न में सबसे छोटी भिन्न आपकी कौन सी रहने वाली है, दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। देखो आपको मैंने पहले भी समझा रखा है कि a/√2
बी अगर होता है तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। ऊपर जाके किस में हो जाता है, प्लस का जो होता है वो माइनस में हो जाता है। ठीक है, बस इसी फार्मूले से करेंगे आराम से। सबसे बेसिक दिखा, सबसे बेसिक बताता हूँ मैं आपके लिए, शॉर्ट की शॉर्ट है क्या ना। इसकी शॉर्ट क्या होती है, तो ये 60 है, 61 है, और माइनस ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, 256 माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 256। जब इसे घटाओगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, ये 5, 6 में से गया 5, 15 में से 9, और 195 आ जाएगा, वो किसका, माइनस का। तो एक तो ये निकल के आ गया। अगले वाले को कर लेते हैं, मतलब ये 31 दे रखा है, तो ऊपर जाएगा माइनस को हो जाएगा 128। जब घटाएंगे तो कितना आएगा, कर लो, 8 में से गया कितना बचा, 7, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9, ये हो जाएगा 97, ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे, 121 माइनस कितना हो जाएगा, 512। जब घटाएंगे तो कितना आएगा, जब घटाएंगे तो 1 बचेगा, और हिन बचेगा 11, तो 9, 9 हिन बचे 4, तो 3, 193, 191 किसका हो जाएगा, वही माइनस का हो जाएगा, है ना। अगले वाले को देख लो, ये 42 है, ऊपर जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा, 150। जब इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 2 क्या बचा, कितना 8, यहाँ हो जाएगा 4, 4 में से 4 क्या बचा, 0, 108 बचेगा, ये तो किसका बचेगा, माइनस का। तो बताना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये तो बताना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे छोटी जो वैल्यू है वो कितनी है, 392, क्योंकि माइनस में दे रखी है ना, तो 392 हो जाएगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर देख लेगा, ठीक है, आराम समझ में आ जाएगा। इससे शॉर्ट ट्रिक आपको देखने को नहीं मिलेगी कहीं, पूरे यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, भाग जो नेक्स्ट हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, बुद्धिमत्ता। ठीक है, सामान्य बुद्धिमत्ता मतलब कह सकते हैं रीजनिंग। यहाँ से 5 क्वेश्चन रीजनिंग को देखने को मिलेंगे, सब टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीरीज, पहला जो क्वेश्चन है वो सीरीज का है, इसे सॉल्व कीजिएगा। इस सीरीज का आंसर कौन सा आने वाला है, तो बताइएगा इस सीरीज का आंसर जो आने वाला है वो कौन सा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल फटाफट आंसर दीजिएगा। 2 दे रखा है, 6 दे रखा है, 12 दे रखा है, 20 दे रखा है, 30 दे रखा है। अगले पूछ रखा है एक्स का आगे जो दे रखा है इसका मान क्या होगा खाली जगह में। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत तेज़ी संख्या तो बढ़ नहीं रही है, और मल्टीप्लाई तो हो नहीं रही, तेज़ी से बढ़ती है तभी मल्टीप्लाई होती है। जोड़ने की बात करूँ तो 6 दूनी 12, मल्टीप्लाई भी नहीं हो रही है और ऐड भी नहीं हो रहा है, तो हो क्या रहा है, तो एक ही बस फार्मूला बचता है हमारे पास, डिफरेंस चेक कर लो। डिफरेंस की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो रहा है। आगे की बात करूँ +6 हो रहा है, आगे की बात करूँ तो +8 हो रहा है, आगे की बात करूँ तो +10 हो रहा है, तो आगे क्या होगा, +12 होने वाला है ना। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30 2 32, सॉरी कितना हो जाएगा, जब 10 ऐड होगा तो 42 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 42 हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, है ना। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। बिल्कुल, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारा अस्य प्रश्न का हो जाता है। कह रहा है यदि प्यासे के लिए पानी तो भूखे के लिए क्या होगा। अरे बहुत इजी, केक होगा, ब्रेड होगा, दाल होगा, भोजन होगा। भाई क्या होगा, जब प्यासे के लिए पानी दिया जाएगा तो भूखे के लिए क्या देंगे, भोजन देंगे, है ना। भूखे के लिए क्या देंगे, भोजन देंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो हमारा कौन सा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48। यदि इतने के लिए सांकेतिक भाषा में इतना हो तो इतने को क्या लिखेंगे, बताएगा। जी दे रखा है, आई है, फिर जी है, फिर ए, फिर एन, फिर टी, फिर आई, फिर सी, है ना। ये क्या कर रहा है, ये जी आई, जी टी ए, है ना, ए एन सी आई, ये तो कर रहा है। अब इसको देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, ये देखो ये दोनों चेंज हो गए, इंटरफेस, है ना। आगे की बात करता हूँ, ये आई दे रखा है, ठीक है, ये इधर चेंज हो गया, और ये कहाँ चेंज हो रहा है, देखो एन यहाँ आ गया, है ना, एन यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया, और टी कहाँ आ गया, टी आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार चेंज हुआ, ये इस प्रकार से चेंज हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसी प्रकार से इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर दे रखा है एम आई आर ए सी एल ई, और क्या दे रखा है, एस दे रखा है। इसको चेंज करना है, कैसे करेंगे, देखो इसको तो इस प्रकार चेंज करना है ना, फिर इसको लास्ट वाले को उठा के लाना है, इसे लाना है यहाँ पर, इसे कहाँ लेना है, इसे यहाँ ले जाना है, इसे फिर इंटरफेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ई, यहाँ पर एस, यहाँ पर सी, और यहाँ पर एल आ जाएगा, यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर एम, यहाँ पर आई होगा, और यहाँ पर क्या होगा, आर होगा। तो इस प्रकार से ये बनेगा। तो ये कहाँ पर दे रखा है, देखिएगा सबसे पहले आएगा आर, तो आर दे रखा है, सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, ई, तो एक ही दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। बिल्कुल इजीली आराम से कर सकते थे। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है सभी के लिए। ठीक है,
और वीडियो को एक बार शेयर कर देना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? ए बी का भाई है, ब्लड रिलेशन का हमारा क्वेश्चन हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो इसे, ठीक है। ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माता है, ए और डी भाई हैं, तो ई सी से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। देखो, मैं बात करूं जो ए है वो बी का क्या है, भाई है। मतलब एक ही हमारी जो पीढ़ी हो जाती है, तो एक बार में लाइन में लिखेंगे, है ना, एक पीढ़ी को। तो ए जो है बी का भाई है, तो ए को मैंने प्लस में कर दिया, बी का जेंडर पता नहीं है भी कौन है, ठीक है। कह रहा है सी डी की पिता है, सी डी का पिता है, तो कंफर्म नहीं, इसमें ऐड नहीं कर सकते, तो इसको नहीं लिखेंगे। ई बी की माता है, तो बी की माता मतलब एक पीढ़ी ऊपर, तो ई जो है वो बी की क्या है, माता है, तो मैंने माइनस कर दिया माता के लिए। फिर कह रहा है ए और डी भाई हैं, मतलब ए और डी कौन है, ये भाई हैं, तो डी भी भाई हो गया, प्लस कर दिया मैंने। तो ई और यहाँ पर ये हमारा रह गया ना कि सी डी का पिता है, तो सी जो है वो कौन है, डी का है पिता, तो पिता क्या करेंगे, जेंडर, मतलब ये दोनों एक ही पीढ़ी से हैं, है ना, और ये इसकी मम्मी है और ये इसके पिता हैं, तो दोनों क्या बन जाएंगे, पति पत्नी का मैंने सिंबल लगा दिया। तो अब बताना है कि ई सी से कैसे संबंधित है, मतलब सी जहाँ से होता है उससे पूछता है, तो ई पूछ रहा है कि सी का कौन लगेगा, तो जो ई है वो सी का कौन लगेगा, तो बताएगा। यहाँ पर कौन लग रही है, माइनस, मतलब पत्नी, तो कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल इजीली आराम से कर सकते थे, है ना, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। कह रहे हैं रमेश पश्चिम में 2 किलोमीटर चलकर, डायरेक्शन का क्वेश्चन हो जाता है। रमेश पश्चिम में, पश्चिम कहाँ होता है, सॉरी पश्चिम कहाँ होगा, इस साइड में, है ना। पश्चिम 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 2 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, तो मैंने दाएं मोड़ दिया। 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चल दिया। फिर वह दाएं मुड़ता है, तो फिर दाएं मोड़ दिया, और 2 चलता है तो बराबर में पहुँच गया यहाँ पर, ठीक है, चलता है। और अंत में अपने दाएं मुड़ता है, अंत में फिर दाएं मुड़ा, तो बताना है वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो किस दिशा में, इस देखिएगा, यहाँ पर पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, और ये क्या हो जाएगा, दक्षिण। तो किस ओर खड़ा है, दक्षिण की ओर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल इजीली राइट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अपना स्कोर सभी लोगों को बताना है कि हमारा स्कोर इतना रहा है, ठीक है। और जो भी 40+ क्वेश्चन यहाँ पर स्कोर किया है, तो भाई बहुत ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। आराम से क्वेश्चन को प्रिपेयर आराम से कर दोगे, ठीक है, क्लियर कर दोगे। और एक बार बता दूं, आपकी रनिंग निकल जाती है तो एक बार हमें कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। आपको एक पीडीएफ दी जाएगी, वो भी आपको फ्री होगी, ठीक है। आपको फ्री पीडीएफ दी जाएगी, बहुत ही इजी पीडीएफ होगी, ठीक है, जिसमें आप उतना ही स्कोर कर सकते हैं आराम से। कितना, 45+ क्वेश्चन स्कोर आराम से कर सकते हैं। अगर थोड़ा सी पढ़ लोगे तो 40+ आराम से कर लोगे, और जो प्रैक्टिस हमारे डेली लगाते रहना, ठीक है। बस अगर रनिंग निकल जाए तो एक बार बता देना, और आपको पीडीएफ दी जाएगी, बिल्कुल पोस्ट फ्री होगी, ठीक है। आप कोर्स बिल्कुल क्या होगी, फ्री रहने वाली, बिल्कुल फ्री पीडीएफ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, इतना तो हम कर ही सकते हैं, फ्री तो वीडियो दे ही सकते हैं, ठीक है। चलो रनिंग निकाल देंगे यार, उनकी वैल्यू है ना थोड़ी सी, उनके लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है, सभी लोगों में। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जिन बंदों ने, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और बता दूं आपके लिए, अगर किसी को बुक खरीदना है, ठीक है, अगर किसी को बुक खरीदना है, बुक स्टोर से मत खरीदेगा, आपको बहुत पैसा पे करना पड़ेगा। हम आपके लिए 25 रुपये में देंगे, ठीक है। अगर किसी को जो प्रैक्टिस साइड खरीदना है, ठीक है, अगर किसी को प्रैक्टिस साइड यहाँ पर खरीदना है, प्रैक्टिस साइड राम सिंह यादव के, तो भी बुक स्टोर से मत खरीदेगा, वहाँ पर आपको 120 रुपये करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको ओनली 25 रुपये में आपके लिए पूरी की पूरी पीडीएफ आपको दी जाएगी बुक की, ठीक है। आराम से वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, पूरी की पूरी बुक आपको दी जाएंगी, बिल्कुल ओनली 25 ओनली 50 रुपये में, ठीक है। बिल्कुल कम रुपए आपके रखे हैं, जो हमारी साइट का खर्चा है वही रखा है, ठीक है, जो कि हमें साइट का खर्चा वहाँ से निकला है, उसके बाद हम फ्री कर देंगे उसे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करना है, और शेयर जरूर कर देना है एक बार, ठीक है। जाते से पहले एक बार शेयर जरूर कर देना है। तो फ्रेंड्स, गुड नाइट सभी के लिए, जय हिंद, जय भारत, राम राम।